मैनेजमेंट ऑफ यूजर अकाउंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस, ठीक है, और हार्डवेयर एंड पेरिफेरल मैनेजमेंट, ठीक है, फाइल मैनेजमेंट, ठीक है। ये इनके तमाम जितने भी ये फंक्शंस हैं इनको थोड़ा थोड़ा हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। जिस तरह से सबसे पहला वाला आता है इसका ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस में दो इंटरफेसेस आते हैं, एक को बोलते हैं ग्राफिक यूजर इंटरफेस और एक को कहा जाता है कमांड लाइन इंटरफेस। अब कमांड लाइन इंटरफेस में क्या होता है कि आप कंप्यूटर की जितनी भी सेटिंग्स, जितने भी फोल्डर, जितने भी आप जो ऑप्शंस को आपने एक्सेस करना होता है, नॉट यूजिंग अ माउस बट यूजिंग कीबोर्ड एंड राइटिंग सर्टेन कमांड्स टू ओपन फोल्डर्स एंड डू समथिंग दैट यू वांट टू परफॉर्म। अब उसके लिए आपको एक कमांड लाइन चाहिए होती है। कमांड लाइन किस तरह की होती है, जैसे मैं भी कंप्यूटर पे आपको अब अपनी सर्च में डालकर .cmd लिखेंगे तो इस किस्म की एक ब्लैक सी ना विंडो आपके सामने ओपन हो जाती है। .cmd लिखते हैं ना सर्च वाले ऑप्शन में जाके, तो कमांड प्रॉम्प्ट आपके सामने ओपन हो जाती है। इसमें जाके आप डिफरेंट कमांड्स टाइप इन करते हैं, एंटर करते हैं, तो वो वाला टास्क परफॉर्म होने लग जाता है। अब कंप्यूटर को कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो वो दो तरह से किया जा सकता है, यानी कि जैसे ह्यूमन के साथ कंप्यूटर कैसे इंटरफेस कर सकता है, एक ग्राफिकली और एक कमांड के थ्रू भी। यानी कब आप कंप्यूटर को टाइप करके भी आप कुछ बता सकते हैं और कंप्यूटर को आप बाय क्लिकिंग समथिंग उसके जरिए भी आप कंप्यूटर को बता सकते हैं। तो दो ऑप्शंस होती है यहाँ पे हमारे पास, एक होती है CLI और एक होती है ग्राफिक यूजर इंटरफेस। वन इज कमांड लाइन इंटरफेस एंड वन इज ग्राफिक यूजर इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर आपके पास कमांड्स होती हैं, वो टाइप करके जो आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस बताते हैं वो उसी तरह से उस फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है। ये थोड़ा सा जितने भी प्रोग्रामर्स और डेटा एनालिस्ट होते हैं, कंप्यूटर एनालिस्ट होते हैं, वो मोस्टली कमांड लाइन इंटरफेस को इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज कमांड लाइन इंटरफेस डायरेक्टली डील्स विद द मेन मेमोरी एंड कंप्यूटर्स। तो जितनी भी ट्रांसलेशन होती है या जितनी भी प्रोसेसिंग होती है उस एक खास टास्क की वो क्विकर होती है जब आप कमांड लाइन की तरफ आप जाते हैं, बिकॉज आप डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ बात कर रहे होते हैं, आप डायरेक्ट एक मैसेज दे रहे होते हैं। नुकसान इसका ये है कि आपको हर एक टास्क परफॉर्म करने के लिए एक बहुत बड़ा एक अलग से पूरी लाइन याद करनी पड़ेगी। एक आधा कोमा भी ऊपर नीचे अगर हो गया तो वो फिर टास्क या वो काम परफॉर्म नहीं होता। तो वो बड़ा एक कह लें कि सिंटैक्स सेंसिटिव लाइंस आपको लिखनी पड़ती हैं। समझ आ रही है कि नहीं? अगर और जितने भी फंक्शंस परफॉर्म करेंगे हर फंक्शन के लिए एक अलग आपको इंस्ट्रक्शन या स्टेटमेंट याद करनी पड़ेगी। तो मेमोराइजिंग मल्टीपल स्टेटमेंट्स बिकम अ चैलेंज। इसलिए जो है ना कमांड लाइन इंटरफेस को आम लोग नहीं इस्तेमाल करते, उसको सिर्फ प्रोग्रामर्स या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स इस्तेमाल करते हैं ताकि वो डेवलपिंग मोड में जाके डेटा को देख सकें कि यहाँ पे मशीन के साथ कैसे तब्दीलियाँ हो रही हैं। लेकिन अगर आम आदमी की बात की जाए तो कमांड लाइन की तो नॉलेज उसके पास नहीं होगी। तो वो मोस्टली जो है ना, मोस्टली के बल्कि आम आदमी जो सा है वो दे आर कंफर्टेबल डीलिंग विद दोज ग्राफिक्स विच आर प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन ये जो GUI होता है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, इसका नुकसान एक ये होता है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम ये प्रोवाइड करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी मेन मेमोरी अच्छी खासी खा जाता है, आपकी स्टोरेज अच्छी खासी ले लेता है जो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को आप इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। समझ आ रही कि नहीं? सो उससे ये होता है कि बस आइकन्स दिए हुए होते हैं, आप माउस के जरिए क्लिक करके तो अपने फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो इनडायरेक्टली एक एडिशनल लेयर ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड होती है, चूंकि सामने वो आइकन्स भी होंगे, आइकन्स की बैक एंड के ऊपर फिर उसको ट्रांसलेट किया जाएगा, ट्रांसलेट करके मशीन को फिर समझाया जाएगा। अदर एंड के ऊपर जो कमांड लाइन इंटरफेस है वो ऑलमोस्ट कह लें कि पार्शियली ट्रांसलेटेड पहले से ही होती है, उसको मुकम्मल ट्रांसलेट नहीं करना पड़ता बिकॉज मोर क्लोज टू द ह्यूमन, नहीं बल्कि मशीन के ज़्यादा करीब होती है वो। ठीक है, हर एक के अपने अपने जो विंडोज या जो मैक ओएस जो इंटरफेस हमें प्रोवाइड करता है वो होता है आपका ग्राफिक यूजर इंटरफेस है, जिसमें आइकन्स बने हुए होते हैं। माई कंप्यूटर का आइकन कंप्यूटर सा बना होगा, रिसाइकल बिन का वो डस्टबिन सा बना हुआ होगा, ऐसे ही है कि नहीं? ठीक है, और इंटरनेट एक्सप्लोरर का एक अपना हर एक एप्लीकेशन, बेशक वो सिस्टम ऐप हो या बेशक वो आपकी फोल्डर सिस्टम फोल्डर हो या वो एप्लीकेशन फोल्डर हो, हर एक ने अपना अपना एक कह लें कि एक आइकन से डिजाइन किया हुआ होता है जो उनकी अपनी सॉफ्टवेयर की निशानी होती है, उस पर क्लिक करके यू जस्ट गेट इनटू द सेटिंग्स। ठीक है, तो ये दोनों चीजें कौन प्रोवाइड करता है? ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड कर रहा होता है। अब हर एक के अपने अपने एडवांटेजेस थे, डिसएडवांटेजेस थे। जैसे डिसएडवांटेज कमांड लाइन का मैंने कह दिया कि वो चूंकि उसमें कमांड्स बहुत ज़्यादा होती हैं तो ज़्यादा सारी कमांड्स को कैरी आउट करने के लिए मेमोराइज करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, मल्टीपल कमांड्स, मेमोरी ज़्यादा लगती है, एक भी थोड़ी सी गलती हो गई तो कमांड जो सी ना वो एग्जीक्यूट नहीं होती है बिकॉज इट इज़
इट इज सिंटेक्स सेंसिटिव प्रॉम्प्ट्स होती हैं इसकी, ठीक है। इसी तरह जो ग्राफिक यूजर इंटरफेस, उसके फायदे ये होता है कि जरा यूजर फ्रेंडली आइकन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। उस पर डबल क्लिक करके आप ज्यादा इंटरेक्टिव अंदाज में उस काम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन हर एक फंक्शन के लिए आइकन्स नहीं दिए जाते हैं, इसके अंदर कुछ लिमिटेड फंक्शनलिटी होती है। कमांड लाइन इंटरफेस में ये होता है कि ज्यादा फंक्शनलिटी कंप्यूटर की आपको प्रोवाइड की जा सकती है। ग्राफिक यूजर इंटरफेस सिर्फ एक पब्लिक के लिए, ह्यूमन के लिए, लेमैन के लिए बनाया गया है, ठीक है। लेकिन जो कमांड लाइन इंटरफेस है वो उसको मोस्टली डेवलपर्स, एनालिस्ट्स या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स उसको इस्तेमाल करते हैं ताकि वो एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने वाले मोड को भी देख सकें कि हार्डवेयर किस तरह से रिएक्ट करता है अपॉन चेंजिंग डेटा, ठीक है, ये बात कि नहीं। सो इसी तरह से graphic user interface, it is more user friendly, icons are used to represent the applications, whereas यहाँ का इसका नुकसान क्या है, the user is limited to these icons provided on the screen, other than those icons you cannot have any access। क्योंकि आम आदमी की ज़्यादातर इन डेप्थ तो इतनी डिटेल नहीं होती ना कि कंप्यूटर में बहुत अंदर अंदर तो नहीं घुसना होता, उसने तो बेसिक फंक्शनलिटी ही कंप्यूटर की देखनी होती है। इसलिए जो सा है ज़्यादातर आइकन्स जो से होते हैं वो बेसिक फंक्शनलिटी को डिफाइन कर रहे होते हैं। All functionality are not provided by those icons because sometime एक आम आदमी भी जाते रहते सेटिंग्स में जाके किसी और सेटिंग को बिल्कुल खराब ही ना कर दे जिसमें से उसको दोबारा रिट्रीव करना मसला हो जाए, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ी सी मेमोरी लेता है, ये भी उसका एक नुकसान है, ठीक है जी। बाकी जब आते हैं, एक तो था इसका कमांड लाइन इंटरफेस का, कमांड लाइन इंटरफेस का समझ आ गया सारा, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस का समझ आ गया। ह्यूमन किसको कहते हैं, इंसान को। कंप्यूटर इंटरफेस, इंटरफेस मतलब हाउ वी इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। इंटरफेस किसको बोलते हैं, उस ब्रिज को बोलते हैं जो वो ब्रिज इंसान और मशीन के साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। तो पहले पुराने वक्तों के अंदर आइकन्स इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे, जब न्यू कंप्यूटर्स आए थे तो मोस्टली, बल्कि क्या सारे कंप्यूटर जो कि आम आदमी के लिए उस वक्त सोच के मुताबिक नहीं बनाया गया था। कंप्यूटर बनाया गया था टेक्निकल इंसान के लिए, टेक्निकल इंसान के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए, एनालिस्ट के लिए, मैथमेटिशियंस के लिए। तो उन्होंने क्या किया हुआ था, हर एक कमांड को याद किया हुआ था, तो वो टाइप करते थे और एंटर दबा देते तो वो काम उनसे परफॉर्म होता था। फिर आहिस्ता 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 इसकी यूज को जब उन्होंने देखा, उन्होंने कहा पब्लिक को भी देना चाहिए, पब्लिक को कंप्यूटर सिखाने से बेहतर है कि आइकन्स थोड़े यूजर फ्रेंडली कर दिए जाए। अब ग्राफिक यूजर इंटरफेस इतना अच्छा हुआ है कि आपको देखें 2-2.5 साल का बच्चा भी कंप्यूटर या टैबलेट जो है ना बहुत अच्छे अंदाज में इस्तेमाल कर लेता है, जो कि आज से हो सकता है 20 साल 25 साल पहले एक्सपेक्ट नहीं किया जाता था कि एक छोटा बच्चा ये मशीन इतना इस्तेमाल कर सकेगा। जैसे मोस्टली लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, दे आर नॉट दैट मच कंफर्टेबल डीलिंग विद द स्मार्ट गैजेट्स। कभी फील किया है किसी के ग्रैंड पेरेंट्स इस तरह के जो मतलब ये मशीन के साथ इंटरेक्ट करना इतना अच्छा नहीं समझते, कहते हैं ये टेंशन है, सर में दर्द होता है इसके साथ। लेकिन छोटे बच्चे ये हैं कि अब उनको अगर वो ये जो सर में दर्द वाली जो डिवाइस है वो ना दी जाए तब तक तो वो खुश नहीं होते हैं, है ना। रो रहे हो तो मोबाइल दे देते हैं तो जाके खुश हो, चुप हो जाते हैं बच्चे। तो अब क्या है, ये अडेप्टिव चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, आइकन्स इस तरह के बनाए जा रहे हैं जो लोगों को समझ आए, बच्चों को बचपन से ही उनको थोड़ा ज़्यादा इंटरेक्ट करवाए। चूँकि जो बुजुर्ग थे उन्होंने वो डिवाइसेस या वो मशीन या वो आइकन्स उस तरह से देखे हुए नहीं, तो उनका जो सेटअप है ना, जो दिमाग का है, वो मोर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर है, ना कि वर्चुअल डेटा के ऊपर या वर्चुअल चीज़ों के ऊपर। वो अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस जो उनसे हैं या जो हार्डवेयर उनकी दुनिया में नजर आ रहा है वो उस पर ज़्यादा रिलाई करते हैं, ठीक है। फिर आती है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी हमने कहा था कंप्यूटर की मेन मेमोरी को, किसको कहा था, कंप्यूटर की मेन मेमोरी को। अब मेन मेमोरी में क्या होता है, मेन मेमोरी में आपको पता है हमने बात की थी कि कुछ होते हैं एड्रेसेस और कुछ होते हैं उसके साथ कंटेंट्स। एड्रेसेस और क्या होते हैं, कंटेंट्स होते हैं। अब हर ये तो नहीं सिर्फ 200 या 256 या इस तरह के इतने एड्रेसेस तो नहीं होते, वो तो अगर जीबी में रैम होगी तो आपको पता है बिलियंस ऑफ स्लॉट्स होंगी मेमोरी की, क्या नहीं समझ आ रही कि नहीं, कितनी स्लॉट्स होंगी, बिलियंस ऑफ। अगर 8 GB की रैम है तो मतलब कितने स्लॉट्स अवेलेबल हो सकती हैं, 8 बिलियन स्लॉट्स हो सकती हैं। तो जितनी भी कुछ स्लॉट्स होती हैं वो मुख्तलिफ चीज़ों के लिए एलोकेट की जाती हैं कि यार फलानी स्लॉट के अंदर, मतलब स्लॉट नंबर 1 से लेके स्लॉट नंबर मिसाल के तौर पे 2000 तक जो सा है वो सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम की फलानी फाइल पड़ी हुई होगी, क्या ख्याल है। उसके बाद तो इसका मतलब ये है कि उसके बाद कोई और सॉफ्टवेयर पड़ा होगा, उसके बाद कोई और सॉफ्टवेयर पड़ा होगा। तो ऐसा ना हो कहीं कि एक मेमोरी स्लॉट जो सी है वो 2 डिफरेंट रिसोर्सेज ने ऑक्यूपाई कर ली हो, तो वो तो दोनों के लिए फिर मसला बनेगा, समझ आ रही कि नहीं।
तो इसका काम ये होता है कि ऐसा ना हो कि मेमोरी मैनेजमेंट में सेम मेमोरी इज नॉट यूज्ड या इज नॉट ऑक्यूपाइड बाय मल्टीपल रिसोर्सेज। मल्टीपल रिसोर्सेज कौन से? ज्यादा सारे सॉफ्टवेयर्स, जैसे हार्डवेयर मैनेजमेंट भी इसमें आ जाती है। हार्डवेयर के डिवाइस ड्राइवर्स भी ऑल टाइम रैम में लोड हुए हुए होते हैं। हार्डवेयर में कौन कौन से आ जाएंगे? स्क्रीन ट्रांसलेटर जो सा है, कीबोर्ड इंटरफेस है, टच पैड का हो गया, माउस का हो गया, होते हैं ना ये सारे। इनके जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर समझता है, समझाता है अपने आप को डिवाइस ड्राइवर्स बोलते हैं ना। तो वो ऑल टाइम क्यों एक्टिवेटेड रहते हैं? क्यों बताएं मुझे? क्योंकि वो मेमोरी में लोडेड होते हैं हर वक्त। ऑपरेटिंग सिस्टम का वो मेन इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है जो मेमोरी में ऑल द टाइम लोडेड होता है। अगर आप कोई और सॉफ्टवेयर भी लोड करते हैं, एनोनिमस कोई और आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप ओपन करने की कोशिश करते हैं और वो उस जगह में जाके सेव हो जाता है जहां पे पहले से डेटा सेव था, फिर तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो जो डिवाइस ड्राइवर्स पहले से सेव किए हुए थे वहां पे जो बेसिक फंक्शनैलिटी के काम आ रहे थे, वो तो फिर फंक्शनैलिटी एरर देने लग जाएगी। समझ आ रही कि नहीं? फिर दोबारा से उसको लोड करना पड़ेगा। दोबारा क्या हो यार, मेमोरी में फिर से आओ। डोंट डिवाइस ड्राइवर्स को कहा जाएगा पहले आपको गलती से डिलीट करके दोबारा आओ। ये तो फिर लेट हो जाएगा बहुत ज्यादा सिस्टम, क्योंकि कंप्यूटर प्रोसेसर जो है ना, एक वक्त में तो वो बहुत सारे टास्क मैनेज कर रहा होता है। वो अपने टास्क भी मैनेज कर रहा होता है, या कोई और इंटरप्ट आती है तो इंटरप्ट को भी हैंडल कर रहा होता है एक ही वक्त में। मल्टीटास्किंग इसी को भी बोलते हैं ना। सो मेमोरी मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम का ये काम होता है कि सेम मेमोरी शुड नॉट बी एलोकेटेड टू मोर देन वन रिसोर्स। अब रिसोर्स में सॉफ्टवेयर भी आ सकता है और हार्डवेयर यूनिट भी आ सकता है। जो एप्लीकेशंस कंप्यूटर में आप इंस्टॉल करते हैं ये सॉफ्टवेयर रिसोर्स कहलाती है। हार्डवेयर रिसोर्स क्या होता है? सीडी ड्राइव हो गई, आपकी फ्लैश ड्राइव्स हो गई, कीबोर्ड हो गया, जितनी भी या आईसीज हो गई, इंटीग्रेटेड सर्किट से इंटीग्रेटेड चिप्स जो सी होती हैं, ठीक है, वो हो गई। ये सारे किस में आते हैं? हार्डवेयर रिसोर्स में आते हैं। तो हर एक यूनिट जो सा है वो अपना कंप्यूटर प्रोसेसर के साथ इंटरेक्ट करता है बाय सेंडिंग सिग्नल्स। हर एक यूनिट क्या करता है? हार्डवेयर यूनिट या सॉफ्टवेयर यूनिट वो इंटरेक्ट करते हैं प्रोसेसर्स के साथ। प्रोसेसर एक वक्त में उनकी इंटरप्ट्स और इनको आपस में हर तरह से मैनेज कर रहा होता है। इट ऑल्सो कम्स इन मल्टीटास्किंग फिनोमेना। सो मैनेजेस द मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होता है? मैनेजेस द प्राइमरी मेमोरी RAM and allows data to be moved between RAM and secondary storage। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज का आपस में डेटा की मूवमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम मेक श्योर कर रहा है कि हार्ड डिस्क में से हार्ड डिस्क ड्राइव में से या सॉलिड स्टेट ड्राइव में से डेटा उठा के मेन मेमोरी में लेके आना है, और मेन मेमोरी में कहाँ पे लेके आना है, कहाँ पे रखना है, किस स्लॉट में जाके सेव कराना है। अब जाहिर सी बात है, मेरे पास 10 बच्चे आते हैं अगर बाहर से बैठने के लिए, तो मैं क्या करूंगा? मैं कोशिश करूंगा कि ऐसी जगह में बिठाया जाए जो कॉन्टिगुअस हो। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो आप लोग जिस तरह से बैठे हुए हैं, मेन मेमोरी ऐसे नहीं बिठाएगी डेटा को। मेन मेमोरी क्या कहेगी? थोड़ा सा ऐसे बैठे ताकि ज्यादा से ज्यादा पता लग जाए कि कितनी मेमोरी हमारे पास अवेलेबल है, सो दैट अगर न्यू प्रोग्राम, अभी पूरी क्लास में कोई सी 10 कुर्सियां ऐसी नहीं है जो इकट्ठी क्या हो, खाली हो पूरी क्लास में। हालांकि बच्चे ठीक ठाक बैठे हुए हैं, सारे डिस्ट्रीब्यूटेड अंदाज में बैठे हुए हैं, 10 कॉन्टिगुअस कुर्सियां खाली नहीं है। तो ये पूरी मैनेजमेंट कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है कि जब डेटा आता है उसको इस अंदाज में सेव करता है कि कम से कम फ्री स्लॉट्स डेटा के बीच में आ रही हूं। समझ आ रही है बात कि नहीं? सो keeps the track of all the memory location, carries out memory protection to ensure that two competing applications cannot use the same memory location at the same time। जैसे मैंने कहा ना कि two resources should not use the same memory location at the same time। वो इसमें लफ्ज इस्तेमाल किए जी, कंप्यूटिंग जी। मेन मेमोरी में स्टोरेज वर्चुअली जो है ना खत्म नहीं होती है, ठीक है। ये कहा जाता है मेमोरी रैम नेवर रन्स आउट ऑफ मेमोरी, ठीक है। तो जब आपकी मेन मेमोरी में बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशंस आपने लोड कर ली होती हैं, बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस आपने या बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, रैम यानी कि यूं समझ लें कि 8 GB से भी, फॉर एग्जांपल अगर रैम कितनी हमारी 8 GB की, और 8 GB से ज्यादा डेटा आपने उसमें रैम में लोड कर लिया है, करना चाह रहे हैं, तो रैम कभी इनकार नहीं करेगी, आपको थोड़ा स्लो हो जाएगी, इनकार नहीं करेगी। डिस्क थ्रैशिंग पढ़ी थी ना हम लोगों ने, तो ये वो डिस्क थ्रैशिंग वाला फिनोमेना यहाँ पे होगा कि वो जो कुछ डेटा जो है ना वो कहाँ पे स्टोर कराया जाएगा, आपके सेकेंडरी स्टोरेज में जाके स्टोर कराना शुरू कर दिया जाएगा, और उस डेटा को रिमूव किया जाएगा मेन मेमोरी में से जो लीस्ट यूज्ड था उस वक्त के मुताबिक, उसको उधर रखा जाएगा और उसकी जगह लेटेस्ट यूज्ड एप्लीकेशंस को मेन मेमोरी में लोड किया जाएगा।
समझ आ रही है कि नहीं। और हार्ड डिस्क ड्राइव का या सेकेंडरी स्टोरेज का एक सर्टेन एरिया एलोकेट कर दिया जाएगा कि यहाँ पे हम लोग मेन मेमोरी वाली कुछ कंटेंट्स आके रखेंगे, ताकि बाद में दोबारा भी अगर जरूरत पड़े तो वहां से फिर से रीलोड करके मेन मेमोरी में ले आया जाए। ये वाली वर्चुअल मेमोरी होती है। तो मेमोरी मैनेजमेंट में ये काम भी प्रोसेसर ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, तो इसी को मेमोरी मैनेजमेंट भी कहते हैं। और वो जो हार्ड डिस्क ड्राइव को भी इस्तेमाल करता है as functioning as a RAM. That is why that hard disk is known as a virtual memory. It was not the actual memory. Actual memory is RAM. Actual memory is RAM. Hard disk drive जो सी है उसका वो वाला पार्ट जिसके अंदर मेन मेमोरी के कंटेंट्स रखे गए थे, पार्शियली फॉर सम टाइम टेम्परेरीली रखे गए थे, उस पार्ट को कहा गया था कि ये भी मेमोरी है, बट वर्चुअल मेमोरी का नाम है, था वो हार्ड डिस्क ड्राइव ही। लेकिन हमने कहा था कि यार मेन मेमोरी में जगह कम हो रही है तो मुझे थोड़ी सी आपकी जरूरत है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ऐसे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, प्रोग्राम्स का मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो उस चीज को हैंडल करते हैं। कंप्यूटर में प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर दे बोथ आर सेम थिंग्स। रूटीन्स, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम्स, कोड एक ही चीज है, ठीक है। अगर इसको ना किया जा सकता ना, जिस तरह सेम टू या मल्टीपल रिसोर्सेज दे वांट द सेम मेमोरी लोकेशन, अगर वो सेम मेमोरी लोकेशन मल्टीपल रिसोर्सेज को दे दी जाती तो जो पुराने वाला डेटा मेन मेमोरी में लोडेड था वो क्या हो जाता, लॉस्ट हो जाना था। बहुत सारे फंक्शंस क्या होते हैं वो ना परफॉर्म हो सकते हैं, सिस्टम क्रैश होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बिकॉज प्रोसेसर जब भी कोई चीज एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूट करने के फौरन बाद मेन मेमोरी में देता है और मेन मेमोरी उसको फिर आईओ डिवाइसेस के साथ इंटीग्रेट कर रही होती है। प्रोसेसर कोई ना कोई और काम मेन मेमोरी में से ही डेटा उठाता है, उसको प्रोसेस करता है और दोबारा मेन मेमोरी को ही रिटर्न कर दिया जाता है। समझ आ रही बात है कि नहीं। और मेन मेमोरी में लोकेशन ज्यादा होती है, उसके पास स्पेस ज्यादा होती है, तो इसलिए उसने आना जाना डेटा का लगा ही रहता है ऑल टाइम। आता कौन है डेटा विच नीड्स प्रोसेसिंग, जाता कौन है डेटा विच इज प्रोसेस्ड। समझ रहे बात कि नहीं। जाता कौन है, जो प्रोसेस हो चुका होता है, और जिसने प्रोसेसिंग करवानी होती है वो मेन मेमोरी में आ जाता है। सो मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होता है, मैंने कहा अलाउज द प्राइमरी मेमोरी, क्या प्राइमरी मेमोरी टू होल्ड या टू शिफ्ट डेटा फ्रॉम हार्ड डिस्क ड्राइव टू द मेन मेमोरी टू द रैम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करता है पहले बताएं। मेमोरी मैनेजमेंट में क्या करता है, मूवमेंट ऑफ डेटा फ्रॉम हार्ड डिस्क ड्राइव टू द रैम एंड फ्रॉम रैम टू द हार्ड डिस्क ड्राइव। दूसरा क्या करता है, एक जगह पे दो डिफरेंट डेटा को स्टोर नहीं करेगा, तो उसको हम कैसे बोलेंगे, टू रिसोर्सेस टू, बताएं कैसे बोलेंगे आप इसको, मल्टीपल रिसोर्सेस ट्राइंग टू ऑक्यूपाई सेम मेमोरी स्लॉट वुड बी मैनेज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, या ऑपरेटिंग सिस्टम विल नॉट एलोकेट सेम मेमोरी लोकेशन टू मल्टीपल रिसोर्सेस, ठीक है। और इसके अलावा क्या करेंगे, दे ऑल्सो कीप ट्रैक ऑफ ऑल द मेमोरी लोकेशंस, यानी कि हर मेमोरी लोकेशन में से कौन से टाइप का डेटा लोड हुआ है, स्टोर हुआ है, कहां से कौन सा डेटा स्टोर पिक हो रहा है। जैसे रो नंबर 1 से मिसाल के तौर पे बॉयज शुरू हो रहे हैं और रो नंबर 10 से जो है ना गर्ल्स शुरू हो रही हैं, तो उसने नंबरिंग याद रखी होगी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है, जो ड्राइवर्स है वो कहाँ से शुरू हो रहे हैं, कहाँ पे खत्म हो रहे हैं। समझ आ रही बात है कि नहीं। कुछ एडिशनल लाइब्रेरी फाइल्स, वो लाइब्रेरी फाइल्स जो बार बार इस्तेमाल की जाती हैं किसी एक कंप्यूटर के टास्क को परफॉर्म करने के लिए, कुछ ऐसे कोड्स जो ऑलरेडी टेस्टेड हैं, जो ऑलरेडी क्या है, टेस्टेड हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं। मतलब उन कोड्स को सिर्फ तब इंक्लूड किया जाता है जब जरूरत हो, अदरवाइज उनको इंक्लूड नहीं किया जाता। समझ आ रही बात है कि नहीं। जैसे हम प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो प्रोग्रामिंग करते हुए आपकी जो मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, जैसे एक मैथमेटिकल फंक्शन है आपका प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये प्रोग्राम जनरली कर लेता है। लेकिन अगर आपने उस मैथमेटिकल प्रोग्राम में से कोई साइन थीटा निकलवाना है, कॉस थीटा निकलवाना है, लॉगरिथमिक वैल्यूज आपको चाहिए, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ना, साइन इनवर्स चाहिए आपको, तो ये वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाला कैलकुलेटर नहीं करता, इसके लिए साइंटिफिक कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ती है। ऐसा ही है कि नहीं। तो साइंटिफिक कैलकुलेशन आम लैपटॉप नहीं करता, उस लैपटॉप में एक एडिशनल कोड्स लिखे होते हैं जो साइंटिफिक जो फंक्शंस हैं उनको अंडरस्टैंड कर रहा होता है। एडिशनल कोड साइंसदानों ने, डेवलपर्स ने पहले से बनाया होता है, जिसमें उनको साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन हाइपरबॉलिक, आपके फंक्शन कैलकुलेटर में अगर देखें तो साइन एच भी लिखा हुआ नजर आएगा आपको,
साइन इनवर्स, लॉगरिथम्स, नेचुरल लॉग, आइलर्स फंक्शन, ई की पावर वाले, ठीक है। ये सारी जो सी चीजें हैं, इसका एक अलग से प्रोग्राम होता है जो इन बातों को समझ सकता है। एक अलग प्रोग्राम होता है जो इन बातों को समझ सकता है कि भाई साइन थीटा क्या है। कंप्यूटर की आम सेटिंग या प्रोग्रामिंग की आम सेटिंग को नहीं पता ये साइन थीटा और ये लॉगरिथम्स क्या होते हैं। उसके लिए हमें एडिशनल लाइब्रेरी शामिल करनी पड़ती है। तो कंप्यूटर में और बहुत सारे ऐसे कोड्स भी होते हैं जो एडिशनली इस्तेमाल होते हैं ताकि ट्रांसलेशन का काम मोर इजी किया जा सके। तो कंप्यूटर इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होता है कि वो लाइब्रेरी फाइल्स मुझे कहाँ पे मिलेंगी, इसलिए मैंने कहा इट कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल द मेमोरी लोकेशंस। अब उसके बाद अगली भी बात आती है सिक्योरिटी मैनेजमेंट की। अगली बात आती है किसकी? सिक्योरिटी मैनेजमेंट की। अब सिक्योरिटी मैनेजमेंट में मुख्तलिफ बातें आती है, जिस तरह यूजर अकाउंट्स आ गया, यूजर अकाउंट आ गया। यूजर अकाउंट के अलावा जिस तरह एक्सेस राइट्स आ गए, पासवर्ड प्रोटेक्शन आ गई, है कि नहीं? सिक्योरिटी में पासवर्ड प्रोटेक्शन आ गई। जिस तरह गेस्ट अकाउंट होता है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट होता है ना, गेस्ट अकाउंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट। सिर्फ आपकी जो सेटिंग्स कंप्यूटर की तब्दील की जा सकती हैं वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट से की जा सकती हैं। गेस्ट अकाउंट सिर्फ इस्तेमाल करता है चीजों को, ऐसे कि नहीं? तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट में क्या आता है कि जी कौन कौन से सॉफ्टवेयर अवेलेबल किए जाएंगे, मुख्तलिफ यूजर्स को एक्सेस राइट्स के बारे में डेफिनेशन कि एक्सेस किस किस को दी जाए, कौन कौन से सॉफ्टवेयर कौन कौन सा वाला यूजर इस्तेमाल कर सकता है और किस किस वाले यूजर से कौन कौन से वाले सॉफ्टवेयर हाइड किए जाएंगे। सिक्योरिटी मैनेजमेंट में जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गया जी, गेस्ट यूज नहीं कर सकता, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर यूज करेगा। इसी तरह से मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल बाय मेंटेनिंग एक्सेस राइट्स फॉर ऑल यूजर्स, उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं फायरवॉल की हैंडलिंग भी हो सकती है इसमें कि डेटा कौन सा आ रहा है कौन सा जा रहा है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स और बाय कम्युनिकेटिंग विद फायरवॉल टू चेक ऑल ट्रैफिक टू एंड फ्रॉम द कंप्यूटर। फायरवॉल के साथ भी आप फायरवॉल को भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि कौन कौन सा वाला डेटा किस किस वाले रिसोर्स से आया था, कहां कहां से आया और कहां कहां को गया, ठीक है। यहां तक समझ आ रही है कि नहीं? मेन सिक्योरिटी के अंदर याद रखें इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी या अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा टू विच यूजर वो आ जाता है, किस यूजर को कौन सा वाला डेटा अवेलेबल करना है। सिक्योरिटी में सिर्फ ये आता है। जैसे आप कंप्यूटर लॉग इन करते हैं ना, लॉग इन करने के बाद ही आपको समझ आ जाती है कि अच्छा जी मैंने किधर जाना है, गेस्ट में जाना है या एडमिनिस्ट्रेटर में जाना है। तो एडमिनिस्ट्रेटर के पास मोर राइट्स होते हैं डेटा के सेटिंग्स के एज कंपेयर टू गेस्ट के। गेस्ट कैन नॉट चेंज द सेटिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर बट एडमिनिस्ट्रेटर कैन चेंज द सेटिंग्स ऑफ द गेस्ट अकाउंट्स। क्लियर हो रही बात के नहीं? अब एडमिनिस्ट्रेटर ने कुछ फाइल्स कुछ डेटा जो सा है ना अपने फोल्डर्स में सेव किया होगा, कुछ एप्लीकेशंस अपने किस सिस्टम में स्टोर की होंगी जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट को अवेलेबल होंगी बट गेस्ट अकाउंट को अवेलेबल नहीं होंगी। यहां तक क्लियर हो रही है बात कि नहीं? Operating system also works by making use of privileges to prevent users entering private areas on the computer and that permits multi-user activity. For example, मिसाल के तौर पे आप कहीं कहीं जगहों में जाके वहां पे पासवर्ड प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। मुख्तलिफ एरियाज ऑफ द सेकेंडरी स्टोरेज को पासवर्ड प्रोटेक्ट भी किया जा सकता है कि वहां पे सिर्फ वो वाला यूजर जा सकता है जहां जिसको पासवर्ड पता होगा। क्लियर है बात कि नहीं? तो मेन समझ लें सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? डेटा को सिक्योर करना, इंपॉर्टेंट डेटा को सिक्योर करना। सिक्योरिटी के अंदर एक्सेस राइट्स भी आते हैं, किस किस डेटा को किस हद तक एक्सेस देनी है गेस्ट की। कुछ होता है व्यू ओनली, कुछ डेटा होता है व्यू ओनली वाला, कुछ होता है यू कैन एडिट इट एज वेल, आप उस डेटा को एडिट भी कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर में एक होता है यूज ओनली, आप यूज भी कर सकते हैं उसको, आप उसमें तब्दीलियां नहीं कर सकते, यू कैन जस्ट यूज इट, लाइक यू कैन जस्ट व्यू इट, यू कैन नॉट चेंज दोस थिंग्स, यू कैन नॉट डिलीट दोस थिंग्स। फॉर डिलीशन द एक्सेस इज ओनली गिवन टू द एडमिनिस्ट्रेटर। क्लियर हो रही बात की नहीं? सो दिस इज ऑल्सो मैनेज्ड इन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। फिर एक आता है फाइल मैनेजमेंट। अब फाइल मैनेजमेंट में क्या चीज है? सिक्योरिटी मैनेजमेंट के बाद आता है एक फाइल मैनेजमेंट। अब फाइल मैनेजमेंट में बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, जैसे
फाइल का जो स्ट्रक्चर है, फाइल का जो डायरेक्टरी है, जैसे फॉर एग्जांपल टेक्स्ट फाइल अलग होती है, पीडीएफ अलग होती है, .dbf अलग होती है, डेटाबेस फाइल अलग होती है, .xls स्प्रेडशीट की जो होती है वो XLS एक्सेल वाली, डॉक्यूमेंट अलग होती है, .mp3 अलग होती है। सारी फाइल्स हैं, ये कंप्यूटर में कैसे सेव की जाएंगी, इनका नाम क्या रखा जाएगा, डिलीट कैसे करेंगे, इसको कॉपी कैसे करेंगे, इसको पेस्ट कैसे करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? एक ही फाइल को कॉपी करना भी एक मैंने टास्क है, एक मतलब एक जगह डेटा पूरा कॉपी करना, 1s and 0s ऑल कॉपी करके, वो कौन सी टेक्निक्स हैं जो किसी और फोल्डर के अंदर बेशक 1 गीगाबाइट या मल्टीपल जीबीज की फाइल हो, वो जाके सेव हो जाएंगी। हालांकि वो क्लिपबोर्ड में लोड नहीं हुई भी होती, वो क्लिपबोर्ड में लोड नहीं हुई भी होती, बस वो मेमोरी के पास एक ऐसे टास्क अवेलेबल है जब उठा के वो किसी और जगह जाके रख देता है, कॉपी कर देता है डेटा को। समझ आ रही बात है कि नहीं आ रही? नहीं आ रही? आ रही? किसमें? दोनों में इसी तरह से होता है ना, मुख्तलिफ लोकेशंस में जाके स्टोर किया होता है, सॉफ्टवेयर्स काम कर रहे होते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव या सॉलिड स्टेट ड्राइव का जो बैक एंड का फंक्शन है वो सारा सेम होता है, सिर्फ डेटा स्टोर कराने वाला, और मशीन हार्डवेयर डिफरेंट है, वो इसलिए प्रोसेस भी डिफरेंट होता है उसका। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? किसका? डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो सा है, जिस तरह से आपका फोल्डर्स अलग होते हैं, एक फोल्डर के अंदर मल्टीपल फोल्डर्स होते हैं ना फोल्डर्स। आप पहले एक मेन माई कंप्यूटर खोलते हैं, फिर आपके पास वो आती है, क्या नाम है उसका, डिस्क ड्राइव्स आती हैं। एक ड्राइव को आपने एलोकेट किया होता है, वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम्स आएंगे, दूसरी के अंदर आप अपनी कोई भी फाइल फोल्डर ओपन करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अंदर कोई और फोल्डर्स आती हैं। मतलब ये सारा क्या है, फाइल की हैंडलिंग है सारी, ठीक है, फाइल डायरेक्टरी हैंडलिंग। और इसमें से भी फाइल्स का नाम, अच्छा कुछ फाइल्स आर आल्सो पासवर्ड प्रोटेक्टेड, जैसे मैंने अपने कंप्यूटर में कुछ फाइल्स पासवर्ड प्रोटेक्ट की हुई और कुछ जो ना नॉर्मल एक्सेसिबल है, इवन इफ द फर्स्ट पासवर्ड इज ब्रोकन, ठीक है, समवन एक्सेसेस द अकाउंट, आफ्टर गेटिंग इनटू द अकाउंट, वो जो फोल्डर आएगा उस फोल्डर को भी पासवर्ड से प्रोटेक्ट किया हुआ है। कुछ लोग अपनी फ्लैश ड्राइव्स को भी पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव भी पासवर्ड से प्रोटेक्ट होती हैं। तो ऑल दीज आर यू नो फाइल मैनेजमेंट में आता है, किस किस फाइल को आप पासवर्ड प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो इसमें नेमिंग कन्वेंशन, जैसे मैंने कहा, फाइल नेम डॉट उसकी एक्सटेंशन आती है नेमिंग कन्वेंशन, कॉपी करना, डिलीट करना, पेस्ट करना, एडिट करना उसका नाम, रीनेम करना, ये सारी फाइल मैनेजमेंट में आता है, ठीक है। पासवर्ड कंट्रोल करना उसका, जी 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 बोले, हाँ हाँ मैं कराता हूँ उसको, मैं मुख्तलिफ ऐसी बोल रहा हूँ साथ साथ। हार्डवेयर पेरिफेरल मैनेजमेंट, पेरिफेरल किसको बोलते हैं? हमारी पेरिफेरल चीजें कौन सी वाली है? हाथ और बाजू हैं। तो पेरिफेरल डिवाइस कंप्यूटर में क्या है, वो आईओ डिवाइस है सारी। तो आईओ डिवाइस की मैनेजमेंट किस तरह से होगी? जो भी आईओ डिवाइस फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल हो रहा है उसके सिर्फ डिवाइस ड्राइवर्स को लोड करके मेन मेमोरी में रख देना। Appropriate device drivers are loaded and kept in the main memory so that whenever those IO devices or those peripheral hardware devices are used, their translators must be present in the main memory so that they can translate the data. Yes or no? ठीक है, ताकि और बहुत ही कोई anonymous किस्म की कोई अनोखी सी कोई हार्डवेयर है उसका डिवाइस ड्राइवर बेशक ना लोड हुआ हो। इसीलिए जब भी कोई बिल्कुल अनोखा सा आप हार्डवेयर डिवाइस आप अपने मेन मेमोरी में उठाते हैं, लाते हैं, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा वक्त लगता है उसको, कभी महसूस किया कि नहीं? एंड आफ्टर एवरी नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर यूजिंग इट, तो मेन मेमोरी में उसका डिवाइस ड्राइवर पहले से मौजूद होता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा वक्त उसको कम लगता है, ठीक है, जस्ट बिकॉज के मेन मेमोरी में उसने पहले से लोड किया हुआ। तो सो हार्डवेयर पेरिफेरल मैनेजमेंट में क्या होता है? कम्युनिकेशन विद इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ट्रांसलेटर्स की मदद से। ट्रांसलेटर्स कौन थे? ड्राइवर्स थे। ड्राइवर कौन है? जो हार्डवेयर को चलाता है हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर, चलाने वाले को क्या बोलते हैं? ड्राइवर बोलते हैं। हम जैसे गाड़ी चलाने वाले को ड्राइवर बोलते हैं, यहाँ पे कार ड्राइवर, तो ये हमारे सॉफ्टवेयर ड्राइवर्स हैं। तो हम इसको डिवाइस ड्राइवर बोलते हैं। डिवाइस क्यों? डिवाइस लफ्ज हार्डवेयर का लफ्ज है, डिवाइस हार्डवेयर का लफ्ज है। तो हार्डवेयर ड्राइवर्स बोल रहे हैं या डिवाइस ड्राइवर्स बोल रहे हैं, एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि मेक्स सेंस, डिवाइस ड्राइवर मेक्स सेंस कि ये हार्डवेयर को ड्राइव करने चलाने वाला सॉफ्टवेयर है। ये क्लियर है ये बात की नहीं? अदर देन दैट, वो जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, चूंकि दे आर वेरी स्लो है ना ये, कि नहीं? जैसे मिसाल के तौर पे ये फास्ट नहीं हो सकती हैं, तो प्रोसेसर तो बहुत ही तेज है। तो प्रोसेसर अपनी इस तमाम हार्डवेयर और आईओ डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए, पेरिफेरल डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए दो और चीजों का काम सहारा लेता है, बफर्स का और मेमोरी का भी लेता है।
जैसे नहीं प्रिंटर्स में हम करते थे कि प्रिंटर में जाके डेटा भेज देता, प्रोसेसर कोई और काम करता है, एंड मीनवाइल द प्रिंटर बफर इज गेटिंग इटसेल्फ एम्प्टीड and to print all the pages. Once all the pages are printed, then further more data is loaded in the printer buffer. And also in downloading data from the internet, data is initially given to the buffer. याद है कि नहीं? Buffering का concept, buffer, meanwhile processor is doing something else and the buffer is getting itself emptied. समझ आ रही है कि नहीं? Before all the contents from the buffer is emptied, an interrupt is generated for the processor to load more data in the buffer, to provide an uninterruptible movie playing of the movie. क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छा, इसमें ना इसमें जितने भी प्रोसेसर है ना, एक बड़ी चालाकी खेली हुई है। प्रोसेसर ने हर एक पेरिफेरल डिवाइस की ना एक प्रायोरिटी सेट की हुई है, हाई प्रायोरिटी सेट की हुई है। यानी कि अगर प्रिंटर में भी ना, सुनना जरा, प्रिंटर में भी ना अगर पेपर जैम हो जाए ना तो ये सबसे हाई प्रायोरिटी होगी, बाकी पेज को प्रिंट ही नहीं करने देगा। समझ आ रही है कि नहीं? जब तक अगर ऐसे ना होता, अगर ये प्रायोरिटीज ना सेट की जाती तो पेपर फंस भी जाता ना, और पेपर घुस रहे होते, जा रहे होते, क्योंकि बाकी मशीन क्या कर रही होती? काम कर रही होती, बाकी हर एक मशीन का कंपोनेंट काम कर रहा होता, पुराना वाला पेपर उधर ही फंसा हुआ है और अंदर जाके कंजेशन होने लग जाती, फिर ज्यादा टेंशन होनी थी। तो प्रायोरिटीज डिफाइन की गई है, पेपर जैम हो जाए अगला एक पेज भी लोड नहीं करना क्योंकि मशीन खराब हो जाएगी। समझ आ रही बात है कि नहीं? तो प्रिंटिंग प्रोसेस में, और जब तक उस पेपर को वहां से रिमूव नहीं किया जाता, सेंसर डिटेक्ट नहीं करते कि खाली होगी, तब तक अगली प्रिंटिंग स्टार्ट नहीं होती और उस प्रिंटिंग को, उस वाले डेटा को दोबारा से प्रिंट किया जाता है। आ जाओ, बैठ जाओ अंदर, हाँ खामोशी से बैठ जाए, आ जाए, कोई मसला नहीं। कंप्यूटर में एरर आ जाता है कि पेपर जैम, हाँ कंप्यूटर का फिर मैसेज आ जाता है ना कि वो बीप का साउंड भी प्रोड्यूस हो जाता है, या एक एरर भी आ जाता है कि जी वो क्या नाम है उसका, पेपर जैम हो गया है, इंक खत्म हो गई है, इस तरह का कोई भी एक मैसेज आ जाता है कि नहीं? किसी भी किस्म की, देखें इंटरप्ट का, आई होप आप लोगों को आइडिया हो रहा है कि इंटरप्ट है क्या। तो इंटरप्ट हमेशा प्रोसेसर हैंडल करता है बेस्ड अपॉन प्रायोरिटी, बेस्ड अपॉन प्रायोरिटी। अगर प्रायोरिटी नहीं होगी तो कंप्यूटर क्या होगा? पागल हो जाएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम डिले हो रहे होंगे, क्योंकि एक क्यू बन रही होगी फिर टास्क की। समझ रहे बात की नहीं? टास्क की क्या बन रही होगी? क्यू बन रही होगी। तो वैसे तो क्यू ही होता है, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे काम हो रहा होता है, एंड ऑल्सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बाद प्रायोरिटी मैनेजमेंट भी होती है कि जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा?